हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साजी सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो NEP 2020 है उसके बारे में क्वेश्चन है। और ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन ये है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी, यानी कि खेल प्रक्रिया से अगर मैथ्स को पढ़ाया जाएगा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो सही है। खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसमें बहुत समय खर्च हो जाएगा तो इसे टालना चाहिए, ये बात भी गलत है। प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल हैं जिनका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है, तो ये बात भी सही है जी। अभी हम बता देंगे इसका मतलब A और D ऑप्शन सही है। तो आइए आप सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प को चुनें। B, C, D गलत हो गया। A और C गलत है। B और C गलत है। A और D यानी कि ऑप्शन 4 नंबर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऊपर में देख चुके हैं कि जो ऑप्शन है A और D वो सही है। आइए इसका सही जवाब देखते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सही विकल्प 4 का A और D है। कथनों का विश्लेषण करते हैं। कथन A सही है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र टॉय या गेम बेस्ड पेडागोजी का मुख्य उद्देश्य ही पढ़ाई को बोझिल बनाने के बजाय मनोरंजक और आनंददायक बनाना है, ताकि बच्चे रुचि लेकर सीखें। कथन भी गलत है। गणित में खेल जैसे लूडो, पासा, पहेलियाँ या कार्ड्स का उपयोग करके संख्याएं, जोड़ घटाव और ज्यामिति बहुत आसानी से सिखाई जा सकती है। इसलिए यह कहना कि गणित में खेल संभव नहीं है पूरी तरह गलत है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कथन C गलत है। NEP 2020 रटने के बजाय व्यवहारिक और अनुभवात्मक सीखने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर देती है। खेल में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन यह बच्चों के कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है, इसलिए इसे टालना चाहिए, कहना गलत है। तो समझ गए, खेल से भी बच्चा सीखता है ना। अगला ऑप्शन जो कथन D था वो क्यों सही है देख लीजिए। भारत के कई पारंपरिक या स्थानीय स्वदेशी खेल जैसे गिट्टी, चौपड़, कंचे, ये सब जो खेलते हैं बच्चे लोग, गिट्टी वगैरह खेलते हैं, जो बच्चा कंचा खेलता है, जिनका उपयोग करके बच्चों को स्थानीय संदर्भ में गणित की अवधारणाएं बहुत आसानी से सिखाई जा सकती हैं। तो बच्चों को जो है खेल कूद से भी मैथ को सिखाया जा सकता है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं। इनमें कौन है जो बच्चा मैथ्स को सीखता है, अधिगम मतलब सीखना होता है, उसके आकलन का, उसके जांचने का, ऑब्जर्वेशन का जो है आयाम नहीं है, पैमाना नहीं है। गणितीय तर्क, तो जो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, एक होता है संप्रेषण, एक है प्रतिमान, पैटर्न और प्रक्रिया कार्यविधि, और 4 है गणित के प्रति रुझान। तो इनमें जो गणितीय तर्क है वो भी सही है, संप्रेषण भी सही है, और जो पैटर्न और प्रक्रिया होता है ये भी सही है। अब ये क्यों सही है मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। और गणित के प्रति रुझान है ना कि ये ऑप्शन जो है गलत है। आइए जरा इसको एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझते हैं। तो 4 यानी गणित के प्रति जो रुझान है ये जांचने का आयाम नहीं है। अब आइए इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF और गणित शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसार गणित अधिगम लर्निंग के आकलन के मुख्य आयाम निम्नलिखित होते हैं। यानी कि जो गणित लर्निंग है उसको, उसके जो असेसमेंट है, उसके जो आकलन है, वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो है गणितीय तर्क, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथ से पूरा तर्क पर ही आधारित है भाई। यह आकलन का एक मुख्य हिस्सा है, क्योंकि गणित पूरी तरह से तार्किक सोच पर आधारित है।
इसमें यह देखा जाता है कि छात्र किसी समस्या को हल करने के लिए क्या तर्क दे रहा है। संप्रेषण कम्युनिकेशन। गणितीय संप्रेषण का अर्थ है छात्र द्वारा अपने गणितीय विचारों, समीकरणों और तर्कों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, बोलकर या लिखकर। यह भी आकलन का एक अनिवार्य आयाम है। तो गणितीय तर्क और संप्रेषण ये दोनों आकलन का एक आकलन करता है। अब अगला देखते हैं, प्रतिमान, पैटर्न और प्रक्रिया, कॉन्सेप्ट एंड प्रोड्यूसर्स प्रोसीड्यूर्स। छात्र गणितीय पैटर्नों का कितना समझ पाते हैं और सवालों को हल करने की कार्यविधि को सही तरीके से लागू कर पाते हैं या नहीं, इसका भी आकलन किया जाता है ना। तो पैटर्न और प्रक्रिया जो है ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को किस पैटर्न पे सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है, तो ये भी एक जांचने का तरीका है। लेकिन ये कि गणित के प्रति रुझान ये आकलन का तरीका नहीं है, बिकॉज कि कोई आदमी को गणित में इंटरेस्ट है, इससे सिर्फ ये समझ में नहीं आएगा ना कि उसको गणित कितना समझ में आ रहा है। गणित के प्रति रुझान, डिस्पोजिशन या एटीट्यूड टुवार्ड्स मैथमेटिक्स क्यों नहीं है। गणित के प्रति रुझान या रुचि एक भावात्मक पक्ष है ना। आपका गणित में इंटरेस्ट है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो जाने से इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आपको बहुत समझ आ गई है। यह छात्र के दृष्टिकोण और लगाव को दर्शाता है, जिसे गणित के ज्ञान, कौशल या अधिगम के सीधे आकलन, कॉग्निटिव असेसमेंट का मुख्य आयाम या पैमाना नहीं माना जाता है। आकलन का मुख्य ध्यान इस बात पर होता है कि छात्र ने गणितीय अवधारणाओं को कितना सीखा और समझा है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे। एक शिक्षिका हैं, वो बच्चों से कहती हैं, देखिए क्या कहती हैं और उसके आधार पर वो क्या करना चाह रही हैं, वो सवाल पूछा जा रहा है कि किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद, कोई गेम है, कोई खेल हो रहा है, उसमें जो जितने खिलाड़ी भाग लिए हैं उसकी हाइट कितनी है, उसको मापने के लिए कहा है। दूसरा कहा कि किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से सायं 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। किसी स्टेशन पर 9 बजे से लेकर के शाम यानी रात 9 बजे तक कितने लोग ट्रेन से जा रहे हैं, उसकी संख्या आपको निकालनी है। तो अध्यापिका का आशय है आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र के उपयोग का शिक्षण करना। दूसरा के दंड आलेख और रेखा आलेख के बीच के अंतर को समझने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। पाई चार्ट की अवधारणा का परिचय देना। रेखा आलेख का संदर्भात्मक परिस्थितियों द्वारा शिक्षण करना। तो क्या चाहती है शिक्षिका? सबसे पहले तो यहाँ समझना कि आयत चित्र क्या होता है। तो आयत चित्र इस तरीके का आपने देखा होगा, ये लगातार होता है, आयत के जैसा होता है, इस तरह का डायग्राम होता है जो ग्राफ के द्वारा बच्चों को समझाया जाता है। दंड आलेख में आयत के जैसा ही होता है ये, लेकिन ये अलग अलग होता है। और रेखा आलेख तो कुछ इस तरीके का होता है। पाई चार्ट जो कि सर्किल में होता है। तो इसमें शिक्षिका क्या करना चाह रही है, तो आइए जरा इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो सही विकल्प एक है कि आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र के उपयोग का शिक्षण करना है। तो शिक्षिका क्या चाहती हैं कि बच्चा जो है हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र के बारे में सीख जाए। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इस प्रश्न को समझने के लिए हम दोनों स्थितियों में दिए गए आंकड़ों के प्रकार को देखना होगा। आइए स्थिति 1 देखते हैं क्या है कि प्रतिभागियों के कद खिलाड़ियों की लंबाई को हमेशा निरंतर अंतरालों में या वर्गों में विभाजित करके दर्शाया जाता है, जैसे 150 से 155 सेंटीमीटर, 155 से 160 सेंटीमीटर आदि। स्थिति भी समय के अंतराल में यात्रियों की संख्या, यहाँ सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक समय को भी निश्चित समय अंतरालों जैसे 9 से 11 बजे, 11 से 1 बजे आदि में बांटा जाएगा, जो कि निरंतर आंकड़े कॉन्टिन्यूअस डेटा है। जब भी हमारे पास निरंतर आंकड़े कॉन्टिन्यूअस डेटा या वर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो उन्हें ग्राफ पर दर्शाने के लिए आयत चित्र हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है। आयत चित्र में दंड बार्स आपस में सटे हुए होते हैं क्योंकि इनके बीच कोई अंतराल या गैप नहीं होता है।
तो असल में शिक्षिका क्या चाहती हैं? शिक्षिका चाहती हैं बच्चों को आयतचित्र के बारे में समझाने के लिए, हिस्टोग्राम के बारे में। और हिस्टोग्राम जो होता है वो एक रेगुलर डाटा को दिखाता है, कंटिन्यूअस डेटा को दिखाता है ना। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई 2 नंबर ऑप्शन क्यों गलत है? तो वह देखिए, विकल्प 2 क्यों गलत है? दंड आलेख का उपयोग असतत या अलग अलग श्रेणियों के लिए होता है, जबकि यहाँ दोनों स्थितियाँ निरंतर अंतरालों की है। जैसे कि अगर डेटा ये दिया जाता कि 9 बजे से 11 बजे के बीच में कितनी गाड़ी गई, फिर बीच में गैप कर दिया था, फिर 2 से 4 के बीच में फिर गैप कर दिया था, फिर 6 से 8 के बीच में कितनी गाड़ी गई, तब दंड आलेख का आपको प्रयोग करना पड़ता। लेकिन यहाँ लगातार है, 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक। अब विकल्प 3 और 4 क्यों गलत है? ये स्थितियाँ पाई चार्ट, हिस्से या प्रतिशत दर्शाने का साधारण रेखा आलेख के मूल उद्देश्यों को नहीं, बल्कि मुख्य रूप से वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों जो कि आयतचित्र का आधार है को दर्शाती हैं। पाई चार्ट वगैरह से आप किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं, जैसे कि होता है ना कि अगर बहुत सारा चीज़ होता है जिसमें कि कौन कितना % भाग ले रहा है, कौन कितना नहीं ले रहा है, इस चीज़ों को यानी परसेंटेज के रूप में किसी चीज़ को दिखाना हो तो पाई चार्ट का इस्तेमाल होता है जी। आगे देखिए, कहता है कि अतः शिक्षिका इन व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से छात्रों को हिस्टोग्राम के उपयोग और उसके महत्व को समझाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज मैं इतना ही रखता हूँ, चूँकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लास कैसा लगता है। तो ठीक है, आज क्लास में इतना ही रखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का साथ पेडागोजी पे पूरा कॉन्सेप्ट कराऊँ। इससे क्या होता है कि जो मैथ और साइंस के बच्चे होते हैं ना, मैथ साइंस को सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाता है। इस वजह से अगर उसका पेडागोजी भी पकड़ हो तो आसानी से जो है वो फिर 60 नंबर का मान लीजिए होता है, तो अगर वो 10-10, 20 इधर सॉल्व कर लेता है, उधर 20-25 भी